सामाईन आदाब, मैं आपका मेज़बान तारिक रातर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के तनाज़ुर में अवाम की फलाह बहबूद के लिए वज़ा की गई कई स्कीमें और प्रोग्राम मुल्क भर में चलाए जा रहे हैं। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम आयुष्मान भारत स्कीम के हवाले से जिन मेहमान शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे वो हैं जम्मू कश्मीर के एक मारूफ माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब। डॉक्टर एजाज अयूब साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर स्टूडियो में खैर मकदम और खुश आमदीद है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। डॉक्टर एजाज अयूब साहब, हम जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत जो है स्कीम, ये क्या है? किसी भी मुल्क में टैक्स कलेक्शन जब सरकार करती है तो उस टैक्स कलेक्शन का एक हिस्सा बहुत बड़ा मुल्क की तरक्की के लिए होता है, जिसमें हम ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स, हॉस्पिटल्स, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है। उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक सतह से नीचे है, उनके लिए हम कैसे, ताकि वो इक्विटेबल रहें, आपको खाना, आपको कपड़ा, आपके सर के ऊपर छत, इसके अलावा तालीम और हेल्थ केयर, जी, इन चीज़ों का ख्याल कैसे सरकार इन लोगों के लिए रखे। तो हर साल जब भी बजट बनता है उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन जाता है इन लोगों के लिए जाता है, लेकिन ये स्टैंड अलोन नहीं जाता है, इसके पीछे पॉलिसी होती है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने जब एनालिसिस किया पूरे हिंदुस्तान का, उससे पता चला कि 2018 से पहले 2017 में किया, उससे पता चला कि करीब करीब 6 करोड़ लोग हर साल हिंदुस्तान में गरीबी की सतह से नीचे चले जाते हैं, इस वजह से क्योंकि उनको हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अचानक से कोई भारी बोझ रहता है, बीमार हो गया तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो उनको होते हैं, जी, जो कुछ ऐसी बीमारियां एक्सीडेंटल हो या कुछ हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो या तो लोन उठाते हैं या जो सेविंग्स है वो खत्म करते हैं। एज ए रिजल्ट वो पॉवर्टी की सतह से नीचे चले जाते हैं। 6 करोड़ हर साल, ये एक स्टैगरिंग नंबर था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज का खदशा, जैसे कि हमने रिसेंटली कोविड भी देखा, या उसके अलावा हमने देखा फर्टिलिटीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स या फर्टिलिटीज ड्यू टू कुछ ऐसी डिजीज है, हालांकि वो क्रिटिकल डिजीज नहीं होती है, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत सारे फैमिलीज में जो असर पड़ता है। हिंदुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा तबका जो है सरकार के वेलफेयर पे डिपेंडेंट है। अगर हम राशन की बात करें, अराउंड 80 करोड़ पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन राशन, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम ऐसी नहीं थी। अभी हिंदुस्तान की ये जो स्कीम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। जी, इतनी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। ओके, इसमें करीब करीब 50 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो इसके जुमरे में आते हैं, विच मीन्स अराउंड 10 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो स्कीम के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा जो कदम है सरकार ने उठाया, ताकि जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको किस तरीके से हम हेल्थ केयर में जो है आसाइश पहुंचा सके। मैं आपको एक छोटा सा नंबर बताऊंगा, हालांकि बहुत बड़ा नंबर है। रिसेंट बजट में इसके लिए जो एलोकेशन है, जो इस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, 17,500 यूनियन बजट में, यस, यूनियन बजट में थ्रू आउट इंडिया के लिए 17,588 करोड़। ये ऐसी रकम है जो कि लोगों को अदरवाइज अपने पॉकेट से स्पेंड करनी पड़ी। इसकी जो अमाउंट है वो पर ईयर पर हाउस होल्ड है अराउंड 5 लाख है, जिसको हम गोल्डन कार्ड की सूरत में लोगों को देखते हैं। जी, तो कोई भी ऐसी एग्जीजेंसी हो, हेल्थ केयर की एग्जीजेंसी हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी हेल्थ केयर में, ये लोग वहाँ पे अवेल कर सकते हैं विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक ओवरव्यू दिया स्कीम का, किस तरह से आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो स्कीम आई, और जिस तरह से आपने कहा कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं, या जनरली जो वो लोग भी हैं, कई लोगों के पास, क्या ऐसा, हमें इस बारे में आप बता सकते हैं, ये गोल्डन कार्ड जो है, ये स्कीम जो है, क्या ये सभी जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस इनकम, ऐसा एप्लीकेबल है उनके लिए? नहीं, इसमें एलिजिबिलिटी के डिफरेंट क्राइटेरियाज है जी, और रूरल पॉपुलेशन के अलग क्राइटेरिया है, अर्बन पॉपुलेशन के लिए अलग क्राइटेरिया है। जैसे अर्बन पॉपुलेशन में इसमें पूरा डेजिग्नेटेड है, जैसे कोई रैग पिकर है या बैगर है, या जैसे कोई डोमेस्टिक वर्कर है, स्ट्रीट वेंडर हो गया जी, आपके इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक हो गए, असेंबली या रिपेयर वर्कर हो गए, धोबी हो गया, या चौकीदार कहीं पे है, मतलब जो सोशली वल्नरेबल सेक्शन से बहुत हैंड टू माउथ वाली इनकम है, जैसे ड्राइवर, कंडक्टर हो गया, आर्टिजन, कश्मीर में बहुत सारे आर्टिजन, सैनिटेशन वर्कर भी इसमें, सैनिटेशन वर्कर, स्वीपर आते हैं इसमें बागवान भी आता है। जैसे कि मैंने बात की हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जो वाबस्ता आर्टिजन है, यहाँ पे बहुत सारे कश्मीर में, वो सब आते हैं। शॉप में जो कोई वर्कर है किसी लोकल प्राइवेट इंटरप्राइज में, इफ देयर इज अ वर्कर, ही इज आल्सो एलिजिबल। असिस्टेंट हो गया, या डिलीवरी असिस्टेंट, या पियोन, प्राइवेट इंटरप्राइज का पियोन, सरकारी मुलाजिम किसी तरीके का भी हो, वो उसमें एलिजिबल नहीं है। या फॉर दैट मैटर अगर हम अब जाएंगे रूरल एरियाज में, मैं अर्बन की बात कर रहा हूँ, रूरल एरियाज में ट्राइबल ग्रुप्स है,
जो कि यहाँ पे कम ही होते हैं, बाकी जगहों पे ट्राइबल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, या मैन स्कैवेंजर फैमिलीज या लैंडलेस जो लेबरर होते हैं, या शेड्यूल ट्राइब हो गए, स्पेशली एबल्ड लोग जो है वो। तो ये सारे अब एक्सक्लूजन्स कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसमें, जिसके पास भी कोई व्हीकल है मोटराइज्ड, 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, वो एलिजिबल नहीं है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट किसी के पास होगा वो भी एलिजिबल नहीं है। गांव में केसीसी होता है, जिसके पास भी केसीसी है वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से जो भी तरीके का कोई एम्प्लॉयड गवर्नमेंट में होगा, ही इज नॉट एलिजिबल। दोज हु वर्क इन गवर्नमेंट मैनेज नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस, उसमें भी नहीं। किसी की भी इनकम अगर 10,000 रुपये माहाना है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके। दोज ओनिंग, या इसमें अलग इंडिकेटर्स भी है, जैसे किसी के पास घर में वो इंडिकेटर जैसे लैंडलाइन या रेफ्रिजरेटर है, हालांकि वो सब चीज़ें मेटिकुलसली देखी नहीं जाती है, बहुत सारे गोल्डन कार्ड्स इशू किए जाते हैं, सरकार उसमें थोड़ी लिबरल है, लेकिन स्कीम की जो डिटेल्स है उसमें क्लियरली लिखा है अगर किसी के पास पक्का मकान है, ही इज़ नॉट एलिजिबल, या 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, फार्मिंग ज़मीन है, तो वो एलिजिबल नहीं है। बाकी सारे लोगों का जो मैंने जिक्र किया, तो वो वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं, जिनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की वजह से पॉवर्टी में चले जाते हैं, या अगर पैसे नहीं है तो वो हेल्थ केयर नहीं कर पाते, एज ए रिजल्ट उनकी फैमिली को दिक्कतें होती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने एलिजिबिलिटी की बात की, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कई ऐसे सेक्शंस ऑफ पीपल है, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, ऑन द बेस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेस ऑफ योर रिसर्च स्टडी, क्या आप बता सकते हैं कि कुछ और लोग इसमें होने चाहिए या बराबर सारे लोग इसमें आए हैं? मेरे ख्याल में जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, और जो गवर्नमेंट के पास एक हेडरूम होता है बजट का, क्योंकि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव स्कीम है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है जी। और ये हम यहाँ पे एडवांस नेशन नहीं है, बहुत सारे लोग गरीबी की सतह से नीचे हैं जी। अराउंड 20% पीपल, अगर हम पुराना वाला सेंसस ले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बजटिंग का जो है वो लिमिटेशन रहती है। अदरवाइज जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात कही, अगर हम कश्मीर की बात कहें, यहाँ पे हम ऑफन देखते हैं कि क्रिटिकल इलनेस लाइक कैंसर, ट्यूमर या बाकी सारी ड्रेडेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और वो डिजीज़ जो है ये गोल्डन कार्ड में वो चीज़ें नहीं आती हैं, और उन्हीं जो बीमारियां हों उन पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। फिर हमने देखा बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा अकाउंट नंबर दिए होते हैं, फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी नेट है, बट सरकार अगर क्राउड फंडिंग जहाँ से होती है, अब अगर सरकार उसमें भी पैसा लगाए, लेकिन उसमें पैसे की जो है, मैंने जैसे कि कहा, एक लिमिटेशन है सरकार के पास आमदनी की, और उसमें कितना खर्चा आएगा, तो इन्होंने एक स्टार्ट दिया है, मेरे ख्याल में स्कीम को कभी 8वां साल चल रहा है, तो इसमें रिफॉर्म्स आएंगे ऑफ कोर्स, और जो वो खतरनाक वाली बीमारियां में भी उसकी भी राइडर रखेंगे कि सोशली वल्नरेबल जो है उनको अगर ये बीमारियां होती है तो किस तरीके से सरकार उनको हेल्प कर सकती है। क्लियर बेनिफिट्स क्या है इस स्कीम? क्लियर बेनिफिट सिंपल सी चीज़ है। मैं एक यूनिट इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, एक हाउस होल्ड है जिसकी हैंड टू माउथ है, जो कि हमने देखा कि लगभग 50 करोड़ इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं लोग, और 10 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई भी मेंबर इसमें से, अगर अर्निंग मेंबर तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नॉन अर्निंग मेंबर भी, तो जो स्पेंडिंग पैटर्न है घर का, एक तो हो गया किचन या ग्रोसरी एक्सपेंस, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई वगैरह, उस पर असर पड़ जाता है। तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रही है, अगर घर पे कोई ज़्यादा बीमार पड़ गया तो बीमारी एक प्रायोरिटी में पढ़ाई के ऊपर आती है, तो पहले बीमार शख्स को इलाज के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। एक्सपेंडिचर, करेक्ट, एक्सपेंडिचर। तो ये आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली किचन से तो नहीं आएगा, तो लोगों की पढ़ाई से या बाकी ज़रूरियात से कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए या सेहतमंद रहने के लिए उसको सेक्रीफाइस, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। क्या मुझे बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ाना है, या मुझे बच्चों को पढ़ाई से उठा के उनको काम पे लगाना है जी, या कोई अर्निंग हैंड ही खुद बीमार हो जाता है। तो ये ट्रेड ऑफ की वजह से आप 10 साल के बाद देखेंगे एक सोसाइटी बहुत ही आपकी वो कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट हुई नहीं होगी। जैसे कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें, चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया ह्यूमन डेवलपमेंट पे, तब जाके उनका आउटपुट इतना ज़्यादा। हिंदुस्तान की भी यही कोशिश है, जो पॉलिसी मेकर्स है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की भी या इकोनॉमिक पॉलिसी की भी, कि हम लोगों के जो सोशली वल्नरेबल है, इनकी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, जिसकी वजह से इनको एग्जिस्टिंग बजट जो कि ऑलरेडी बहुत टाइट है उस पर असर ना पड़े, हम इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दें। वो सपोर्ट जैसे कि मैंने कहा 17,500 करोड़ की सूरत में इस बजट में है, और ये दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है, और हॉस्पिटल्स इसमें भी ऑन बोर्ड हो रहे हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी रिलैक्स हो रही है, लिबरल है सरकार। जैसे कि मैंने कहा, जो एलिजिबिलिटी हमने देखी, लेकिन जिन लोगों के पास हम सोसाइटी में गोल्डन कार्ड देखते हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन गोल्डन कार्ड है बिकॉज ऑफ लिबरल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑन ग्राउंड।
जो रिक्वायरमेंट है। ये इसमें रेवेन्यू लीकेज का भी एक चैलेंज आ जाता है सरकार के पास, जैसे कि बहुत सारी सरकारी स्कीमों है, रेवेन्यू लीक होता है, लेकिन अब उसको कंटेन करने के लिए सरकार के पास इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता डेटा ज़्यादा जमा होना चाहिए। जैसे आधार ने बहुत अच्छी चीज़ की कि आधार बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, जो भी कोई बेनिफिट है वो आइडेंटिफाइड है, एंड यूजर वो डायरेक्टली उसके अकाउंट उसमें ट्रांसफर हो जाता है। मिडिल मैन जो कि इसमें एक्सप्लॉइट करते थे, उस चीज़ को लेके काफ़ी जो है सुधार आया। तो मेरे ख्याल में ये रेवेन्यू लीकेजेस भी कंटेन हो जाएंगी। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये स्कीम यहाँ पे 2020 दिसंबर से लागू हुई, रेस्ट ऑफ द कंट्री में सितंबर 2018 से लागू हुई जी। तो किस तरह का सिनेरियो आपको लग रहा है आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन? 2020 से ही आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह का आपको दिख रहा है? जैसे आपने बात की कि ये सेक्शन या ये लोग इसमें दे हैव बीन कवर्ड, सो आफ्टर कवरेज हाउ डू यू सी कि जो इसका बेनिफिट है ग्राउंड पे, किस तरह से हम ह्यूमन, जैसे आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारा जो लोग हैं काम करने वाले, डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस में काम कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, उससे कितना आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली कश्मीर रीजन में किस तरह से आप उसको देखते हैं? मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा। आजकल हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट बहुत आम सी चीज़ हो चुकी है। उसमें जो स्टेंट आता है, जो स्टेंट डालते हैं हार्ट में, वो भी गोल्डन कार्ड में कवर होता है। पेस मेकर वो भी गोल्डन कार्ड में कवर होता है। आपकी आंखों की कैटरैक्ट की सर्जरी जो बहुत आम है एल्डरली लोगों में, वो भी इसमें कवर होती है। पहले ये चीज़ें फ्री नहीं थी, इसमें पार्ट ऑफ इट was supposed to be paid by the patient. हालांकि आई एम वेरी इस चीज़ को लेके कि जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले ले या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले ले, बाकी चीज़ें, स्पीड जो ग्रोथ की थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। पॉवर्टी भी देखें, 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है एज पर प्रीवियस सेंसस, कंपेयर टू मेन लैंड इंडिया 22% थे। तो यहाँ पे हेल्थ केयर ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी थी वो फ्री थी, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का भी अच्छा खासा नेटवर्क था, सेकेंडरी का भी और टर्शरी का भी। लेकिन कुछ बीमारियां जो अब आई, जैसे मैंने स्टंट डालते हैं हार्ट में या कटरैक्ट की सर्जरी, या मैंने आपको अभी बोला पेस मेकर, ये पहले ज़रूरत नहीं पड़ती थी ज़्यादा जी। अभी ये चीज़ें ज़रूरत है। अभी वाले सिस्टम में अगर पुराना J&K का सिनारियो होता तो ये चीज़ें लोगों को आउट ऑफ पॉकेट देनी पड़ती। अभी ये चीज़ें आउट ऑफ पॉकेट नहीं देनी पड़ती। हूसोएवर हैज़ द गोल्डन कार्ड एंड लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द गोल्डन कार्ड, वो लोगों को इससे बहुत आसाइश होती है। और रही बात छोटी छोटी एक्सीडेंटल वगैरह बाकी सब चीज़ें, वो सारी कवर होती है, और हमारे मेजर हॉस्पिटल सारे कवर्ड है इसमें। और इवन प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स जहाँ पे ऑफ लेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुई है प्राइवेट हेल्थ केयर में, वहाँ पे भी गोल्डन कार्ड्स को एक्सेप्टेंस अच्छी खासी लेवल पे हो, और सरकार की भी इम्प्लीमेंटेशन DC ऑफिस की लेवल पे हो या हेल्थ केयर ऑफिशियल्स की लेवल पे हो, दे आर इंश्योरिंग कि ये चीज़ जो है जो बेनिफिशियल, यू मीन ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे हर जगह एक्सेप्टेबल? करेक्ट, इवन प्राइवेट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इज विद द गवर्नमेंट। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिए वहां पे भी एक्सेप्टेंस लेवल इनकी बहुत अच्छी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अपने सामाइन के लिए, अपने लिसनर्स के लिए मैं एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ आपके जरिए से कि एक फैमिली है, 4 मेंबर फैमिली, 5 मेंबर फैमिली, अब गोल्डन कार्ड हर एक के पास होता है? गोल्डन कार्ड हर एक के पास हो सकता है, लेकिन बेनिफिट जो है वो एक साल में आप 5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, जो भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं, जो क्या ये एक एक इंडिविजुअल को गोल्डन कार्ड इशू होता है? एवरीबडी हैज टू हैव अ गोल्डन कार्ड, यस, हूसोएवर इज एन एडल्ट मेंबर, उसको आप ओनली एडल्ट। बच्चों के लिए क्या है इसमें? बच्चों के लिए आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन थ्रू कि बच्चों के लिए, एडल्ट मेंबर्स के लिए गोल्डन कार्ड इज अवेलेबल। और इसमें जो कवरेज है दैट इज कैशलेस कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। मींस खुदा ना खास्ता कभी एक फैमिली मेंबर बीमार हो गया, उसको लाख रुपए का खर्चा आ गया, अब अगर दूसरा मेंबर बीमार, दे हैव मार्जिन, दे हैव प्रोविजन, मार्जिन, यस, तो दूसरे मेंबर को भी आप यूज अप टू 5 लाख इन अ ईयर। दूसरे साल जो ही मार्च आपका खत्म हो रहा है, इसमें एलोकेशन फिर से होती है, आपका वो काइंड ऑफ रिचार्ज फिर से हो जाता है 5 लाख के लिए। इसमें कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, कंसल्टेशन भी है, मेडिसिन भी है, डायग्नोस्टिक्स भी है, मींस आपको टेस्ट भी इसमें कवर हो जाते हैं, सर्जरी भी, इम्प्लांट्स जैसे मैंने बात, स्टेंट वगैरह लगता है, एकोमोडेशन एंड फूड भी। इमेजिन ये कितनी कॉम्प्रहेंसिव है कि अस्पताल में आपको बैठना पड़ा, वहाँ पे खाना पीना या रहना पड़ा, तो उसके लिए भी गोल्डन कार्ड की आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन देता है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन कवर होते हैं इसमें। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग ड्यू टू द ट्रीटमेंट फर्दर, वो भी इसमें कवर होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, तो ये नहीं है कि आपने गोल्डन कार्ड बनाया उसके बाद अगर आप बीमार हुए, बट गोल्डन कार्ड आपने आज बनाया, somebody suffering from diabetes from last 10 years, he is also eligible. Okay. इसमें फैमिली साइज की लिमिटेशन नहीं है,
जैसे 4 हम बोलते हैं, इट कैन somebody has a family of 10, he is also eligible. There is no restriction on gender, obviously. Nationwide portability है, benefits available all across. Approximately 2000 के करीब मेडिकल प्रोसीजर जो है ये कवर करता है. सो ये बहुत ही मेटिकुलस स्कीम है. डॉक्टर साहब, जैसे जो गोल्डन कार्ड होल्डर है या आयुष्मान भारत के अंडर वो बेनिफिशियरी है, अब मान लीजिए कश्मीर से हम बाहर जा रहे हैं किसी भी काम से, किसी भी वजह से, क्या बाहर भी है, वहाँ पे भी इसका ये एलिजिबिलिटी है हर जगह? अक्रॉस, यू आर अ गोल्डन कार्ड होल्डर, इट हैज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अक्रॉस द कंट्री. ओके, मे बी आपने अपने लोकली बनाया होगा डीसी ऑफिस से या जो भी हेल्थ केयर जहाँ से भी बना, हाँ, लेकिन अगर आप गॉड should be valid. somebody is in Goa, he faces an accident, so he can go to a local hospital in Goa and get. So they will accept that card. Yes, of course. तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे यहाँ लोकली होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो बल्कि अच्छा, जो फैसिलिटीज वहाँ पे होंगे, ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ खर्चा भी बढ़ जाता होगा, या इस तरह के हॉस्पिटल्स में एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर और जो कश्मीरी जन है, मान लीजिए हम दिल्ली में हैं, किसी और जगह हैं, तो वहाँ पे जो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो तो जाहिर है ज्यादा भी हो सकता है. तो इट इज ऑल कवर्ड इन दैट. 5 लाख आपकी अपर कैप है, उसमें जो भी आप ले सकते हैं. 5 लाख, अगर किसी का 6 लाख हो गया, ही विल हैव टू पे द एडिशनल एक्सपेंसेस. ओके, ऑब्वियसली अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सरकार का बजट लिमिटेड है, हर चीज कवर नहीं हो सकती, हर चीज कवर नहीं हो सकती. लेकिन एज यू सेड अर्लियर की स्कीम जो है आप समझते हैं एज एन एक्सपर्ट एंड एज वी एज पीपल इन द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम, तो हम क्या ये समझ सकते हैं या क्या हम बता सकते हैं कि ये बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, प्रो पीपल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? एब्सोल्युटली, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट. पहले से 1947 से ही, पहले अगर देखें तो इंडिया का जो मॉडल था फेबियन सोशलिज्म का था. सबसे ज़्यादा सर्विसेज सरकार ही देती थी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. फिर ऑब्वियसली जो ग्लोबल इकॉनमी ओपन अप हुई, डिमांड्स, रियलिटीज़ चेंज हुई, तो प्राइवेटाइजेशन का दौर चला. लेकिन जो रोल सरकार का है, that is to keep abreast with the requirements of the socially vulnerable sections of the society, जिसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन 2 ऐसी चीज़ें आती है, विच इज़ बिसाइड्स रोटी कपड़ा एंड मकान. इन 3 चीज़ों के अलावा 2 बड़ी चीज़ें हैं जिन पे खर्चा होता है एक फैमिली का, हेल्थ केयर एंड योर एजुकेशन. ये दोनों चीज़ों को लेके कोई भी सरकार हो, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, वो कांग्रेस की हो, एनडीए, यूपीए, इन्होंने कंसिस्टेंटली इन पे स्कीम्स जो है कंसिस्टेंटली बनाई, बजटरी एलोकेशंस बनाई है. हमने रिसेंटली आपके साथ आई थिंक एमजी नरेगा को, जिसको जी राम जी स्कीम बनाया गया, उस पर भी हमने डिस्कशन जी राम जी, करेक्ट, वो जॉब के लिए है. इसी तरह से एजुकेशन के लिए विद्या लक्ष्मी स्कीम है. यू हैव एंडलेस स्कीम्स. तो इंडिया एज अ कंट्री हैज ऑलवेज बीन प्रो पुअर. Obviously, like I said, 90s के बाद एक कैपिटलिस्टिक जो है रिजीम कंसिस्टेंटली, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. लेकिन अभी भी जो इंडियन गवर्नमेंट है, दे डोंट स्टे अवे फ्रॉम coming forward with schemes and welfare schemes for its people. सर, आप आयुष्मान भारत में किस तरह से आप देखते हैं कि इसमें जो कहीं हम ये समझ सकते हैं या ये बता सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट और ऑगमेंटिंग द द फैसिलिटीज या इंक्रीजिंग द सीलिंग या स्लैब की हमने बात की, गोल्डन कार्ड के हवाले से हम बात कर रहे हैं. आप किस तरह से समझते हैं कि कहाँ तक जाना चाहिए सरकार को, और कहाँ पे जरूरत है, किस तरह की जरूरत है इसको और इम्प्रूव करने की और कवरेज बढ़ाने की? पहली चीज़, जो भी स्कीम बनती है हिंदुस्तान में सेंटर में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक कैपेसिटी होती है स्पेंड करने की, लेकिन कैपेसिटी के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जोग्राफिकली, जेनेटिकली भी. लोग, अगर आप कश्मीर के जेनेटिक्स देखेंगे और साउथ इंडिया की जेनेटिक्स या फिर नॉर्थ ईस्ट, बहुत डिफरेंट तो है. तो जेनेटिक्स मेकअप, जोग्राफिकल एक्सपोजर, ऑल्टीट्यूड वगैरह, इनकी वजह से बीमारियों का जो मेकअप है वो डिफरेंट है. हमारे यहाँ ज़्यादा ऑर्थोपेडिक चीज़ें, हड्डियों की ज़्यादा बीमारियाँ देखेंगे आप. साउथ में एक अलग किस्म का चीज़ें देखेंगे. पंजाब में आपको ज़्यादा डायबिटीज़ और वो सब. नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट होगा. तो मेरे ख्याल में ये जो स्कीम है बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन टू एलोकेट फंड्स इट शुड बी स्टेट स्पेसिफिक. ये स्टेट्स को एक पर्टिकुलर एज पर रीजन स्पेसिफिक उनको दिया जाए, और वो इसमें कैप्चर करें कि इसमें कौन सी चीजें आनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, किसी स्टेट में किसी बीमारी का ज्यादा क्या करना चाहिए. करेक्ट. तो मेरे ख्याल में वो कस्टमाइजेशन एक चीज है जो कि कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे वो करना इज इम्पॉसिबल. जैसे कि मैंने कहा, हिंदुस्तान लगभग यूनिफॉर्म नहीं हो सकता. ये एक कॉन्टिनेंट, ऑलमोस्ट ए कॉन्टिनेंट. तो इसमें आप दिल्ली में बैठ के स्कीम बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको कैप्चर करने के लिए आपको स्टेट्स का साथ जरूरी चाहिए. दैट्स वन. सेकंड, जो कि आपने इनिशियली एक बात कही, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ डिजीज का प्रोफाइल अब चेंज हो चुका है. उसमें हेल्थ केयर में अब ऐसी क्रिटिकल डिजीज आती है जिसमें लोग ड्रेन हो जाते हैं फाइनेंशियली. तो उनको किस तरीके से कैप्चर किया जाए. हालांकि फाइनेंसेस पे लोड बढ़ेगा, बट ज़रूरत है.
वो चीज़ आई थिंक दे हैव टू डेलिब्रेट अपॉन. तो डाइवर्सिटी एज वेल एज इंक्लूजन ऑफ न्यू जो क्रिटिकल इलनेस डिजीजेस हैं, हाउ टू कैप्चर दोज, दे कैन बी न्यू फॉरवर्ड लुकिंग फॉर दिस स्कीम आई थिंक. डॉक्टर साहब, अब ये कैसे हो सकता है ये काम, जैसे आपने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि इस तरह से होना चाहिए, जैसे आपने डाइवर्सिटी की बात, क्या क्या चीज़ें सरकार के पास पहुंचनी चाहिए, किन चीज़ों के बारे, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे इनपुट्स हमारे साइड से क्या क्या प्रायोरिटाइज कराना चाहिए सरकार के पास, या इट शुड गो इनटू द फीडबैक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, करेक्ट, कि इसको फिर कंसिडर किया जाए इन द पॉलिसी मेकिंग. किसी भी पॉलिसी की सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है कि उस पॉलिसी जब बना रहे थे कौन से डेटा पॉइंट्स को कंसिडर किया जाए. मींस डेटा जितना सही होगा उतनी आपकी पॉलिसी एक सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का, तो वो सोल्यूशन आपका ज़्यादा बेहतर होएगा. तो हमारे साइड से जितना डेटा सही जाएगा और रीसेंट डेटा जाएगा, अगर हम 2018 के डेटा पे अभी पॉलिसी बनी हुई है, दैट इज़ ऑलरेडी 8 years old. Exactly. अभी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ऑलरेडी पेशेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिजीज़ लेके आते हैं, प्रोफाइल चेंज हो गया है. क्या वो डिजीज़ का प्रोफाइल और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होती है, क्या वो सेंट्रल पॉलिसी मेकर्स तक रेगुलरली पहुंच रहा है, क्या उन चीज़ों को कैप्चर करके नई पॉलिसीज़ में वो एड्रेस कर रहा है. तो आई थिंक डेटा हैज़ टू कम फ्रॉम द स्टेट्स and the policy, if it continues to be done by the central government, but data has to come from the states. Normally जो economic data होता है ये आसान, ये probability based होता है. हम पूरी की पूरी population का data capture नहीं कर सकते. अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ की population है, हम 10 लाख लोगों का data लेंगे, सैम्पलिंग, हाँ सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के बेसिस पे हम काम करते हैं. लेकिन अगर वो सैम्पलिंग का दायरा बढ़ाया जाए तो उससे आपकी पॉलिसी में एक वो कॉस्टली होता है. दैट इज डेटा कैप्चर इज़ नॉट इजी एंड इट्स वेरी कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली. मेरे ख्याल में डेटा कैप्चरिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हमारी पॉलिसी जो है ज़्यादा बेहतर, और ये जो हमने बनाया है पिछले 7-8 साल में बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, इसको हम एक नई लेवल पे ले जा सकते हैं और एक बहुत बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, जो वीमेन हेल्थ केयर है इसमें किस तरह से आप देखते हैं, वो वीमेन हेल्थ केयर भी इसमें कवर होता है, और जो वीमेन हेल्थ केयर रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जैसे नई चीजें आई हैं, वल्नरेबिलिटी, उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज बढ़ रही हैं, डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको भी कवर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जैसे मैटरनिटी को लेके पहले सबसे ज्यादा होता था सर्वाइवल मोर्टेलिटी ऑफ द बेबी एज वेल एज द मदर. अगर हम 30 साल पहले की बात करें, अभी उस स्टेज से हम आगे आ चुके हैं. अब मोर्टेलिटी उतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, गॉड फॉरबिड, उसकी लेवल बढ़ कम हो चुकी. अब अलग चैलेंजेस है. अब पोस्ट नेटल केयर है, बेबी पैदा होता है उसके बाद आजकल मोस्ट लोगों को नियोनेटल आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है. हालांकि JNK में एक बहुत बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल है कंपेयर टू पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे बहुत कॉस्टली होता है. पर नाइट वहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000-8,000 रुपये का लेते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है. यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर में है, तो वो चैलेंजेस नहीं हैं. या पोस्ट बर्थ जो बेबी का जो है न्यूट्रिशन है, दे आर न्यू चैलेंजेस कमिंग अप. या इनफर्टिलिटी है, उसका इनफर्टिलिटी इज रैम्पेंट, दिस इज नाउ उस पे काफी चैलेंज इन जम्मू एंड कश्मीर. खर्च एंड फीमेल्स के लिए एक सोशल टैबू भी है, जहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, सोशल प्रेशर भी होता है, उसकी वजह से अलग किस्म के सोशल इश्यूज हो जाते हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ जाती है. तो मेरे ख्याल में इनफर्टिलिटी इज़ एन ग्रोइंग कंसर्न. पोस्ट बर्थ जो नियोनेटल केयर है, दैट इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न. इसी तरीके से देयर इज़ ऑल्सो IVF इज बीइंग, उस पर भी अच्छा खासा, हालांकि वो सरकार इसमें नहीं ला सकती, दैट इज़ नॉट अ नेसेसिटी, बट people have gone into different fields altogether. You are indicating towards the government level पे, अगर ये facilities आ जाएं, ये inputs आ जाएं, मतलब these facilities and interventions could be there, so this will help in overall healthcare of the. Of course. और इसमें already बहुत सारी चीज़ें हैं. आजकल जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज वगैरह होती हैं, गोल्डन कार्ड के अंडर कैप्चर होती है. हालांकि ऑलरेडी JNK गवर्नमेंट उसको फ्री कर रही थी, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करनी पड़ती है, इवन इफ इट्स फ्री डिलीवरी वगैरह. तो वो इस गोल्डन कार्ड में कैप्चर होती हैं. तो वो एक बहुत बड़ी आसाइश है हमारे फीमेल फोक्स के लिए. तो डॉक्टर साहब, एक और इससे जुड़ा मामला, जैसे हमने जो टर्मिनल डिजीज या टर्मिनली इल जो लोग हैं, जैसे कैंसर्स बढ़ रहे हैं, डिफरेंट कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर कमिंग. तो मतलब ये तो मतलब लोग सुन के ही परेशान हो जाते हैं, हम सब लोग. लेकिन बहरहाल बात तो करनी है इन अमराज के बारे में, इन बीमारियों के बारे में. तो इसको भी किस तरह से कवर किया जा सकता है, बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर. मेरे ख्याल में जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है गोल्डन कार्ड का, आयुष्मान भारत स्कीम का, वो एक जो डे टू डे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आपकी डिजीजेस पे होता है, किसी को लग गई, चाइल्ड बर्थ है, या फॉर दैट मैटर इवन जो इम्प्लांटेशंस हो, पेसमेकर वगैरह, वो भी अब काइंड ऑफ नॉर्मल वो कवर्ड. ये जो कैंसर वाली चीज़ है, इसमें जो एक्सपेंडिचर है, इट्स मोस्टली प्राइवेटाइज्ड. सरकार की तरफ से इसमें अक्रॉस इंडिया
कहीं पे भी ऐसी इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है बहुत कॉस्टली आते हैं, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसीजर, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, बहुत कॉस्टली है। तो आयुष्मान भारत में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो इसके बजट पे अच्छा खासा डेंट आ सकता है। तो आई थिंक उसके लिए मे बी गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद अ डिफरेंट स्कीम। करेक्ट, डिजीज स्पेसिफिक। तो सोशो इकोनॉमिक किस तरह से आप इम्पैक्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर में, इसका क्या खासा फायदा क्या हो रहा है? जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल एक मैथमेटिकल पॉइंट है हमारे पास, 17,588 करोड़ ये बजट का अमाउंट है। ये अमाउंट लोगों को खर्चना करता था इससे पहले, यही पैसा अब सरकार खर्च रही है। तो ये खर्चे की आपकी ओब्लिगेशन कम होगी। आप इस पैसे जो आपको, जो ऐसा सेक्शन है, अगर इसके पास ऐसा खर्चा करना पड़ रहा है, इवन इफ इट्स साल का 20,000 30,000 डॉक्टर के लिए, वो अब उसको नहीं करना पड़ रहा है जी। तो इधर वो उसकी सेविंग है या तो उसको कर्जे से बचाया जी। दोनों सूरतों में उसके हाउस होल्ड की इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो सरकार ने प्रोटेक्ट की। वो एक पॉवर्टी में नहीं चला गया, उसको कहीं से अपने खर्चों के लिए, बिकॉज हेल्थ केयर इज़ ए प्रायोरिटी, उसको अपने बच्चों को पढ़ाई से नहीं उठाना पड़ा। तो ओवरऑल अगर हम ग्रैन्युलर लेवल पे देखेंगे, इंडिया इज़ एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको मिलना था, बिल्कुल, वो कब मिलेगा? जब आपकी पॉपुलेशन हेल्दी होगी, जब आपकी पॉपुलेशन अच्छे से काम करेंगे, डेवलपमेंट होगा, सारा कुछ होगा। करेक्ट। तो यही लोग आपका जो है आउटपुट देते हैं, वो आप गुड्स भी बनाते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। अब अगर इन्हीं लोगों को आप पॉवर्टी में पुश करेंगे, इनको खाने के लाले पड़ेंगे, इनको हेल्थ केयर के साथ में जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जाएंगे, इनको कर्जे चढ़ेंगे, ये लोग आपको प्रोडक्टिव की जगह डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो ये ड्रैग बन जाता है इकोनॉमी पे। तो जम्मू कश्मीर में भी इस पे अच्छा खासा अमाउंट है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर अभी। तो ये अमाउंट आपको एक, इट्स काइंड ऑफ ए फ्रीडम फ्रॉम योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस विच आर गोइंग ऑन हेल्थ केयर। वही पैसा आपको एक हाउस होल्ड को एक मे बी तरक्की की तरफ ले जाएगा। हालांकि अमाउंट कम होता है, वो डिपेंड करता है, अल्लाह ताला बचाए सबको बीमारियों से। तो वो एक एम्पावर करता है एक हाउस होल्ड को टू टेक बेटर डिसीजंस, टू एजुकेट किड्स बेहतर तरीके से, या अपने हेल्थ केयर पे या अपने घर पे ज़्यादा तरीके से पैसा खर्च कर सकें। डॉक्टर साहब, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट लेवल पे जो जितने भी हॉस्पिटल लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो हो गया, इस तरह प्राइवेट सेक्टर में भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट, दीज आर बीइंग एक्सेप्टेड गोल्डन कार्ड्स, वैलिड गोल्डन कार्ड्स। तो ऐसे तो रिपोर्ट्स नहीं हैं कि इसमें, लेकिन कुछ चैलेंजेस आप देखते हैं इसमें कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, या इसका जो स्मूथ एंड सीमलेस जो है, नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेशन, जब भी प्रोसेसिंग होती है गोल्डन कार्ड बनाने की, किस तरह से कवरेज होगा, क्या इस सिलसिले में आप अपनी ऑब्जर्वेशंस बताना चाहेंगे और कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल स्पैन ऑफ द कंट्री एंड द पॉपुलेशन साइज, इसमें चैलेंजेस रहेंगे। आप मुल्क के हर एक बाशिंदे को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, सरकार आपको रेडियो, टीवी, अखबार के जरिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने भी की। गांव गए और बहुत सारे लोगों के पास ग्रास रूट्स लेवल पे गोल्डन कार्ड है। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गोल्डन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन गोल्डन कार्ड बनाया। Somebody who is a taxpayer, who has a car, but he's having a golden card. और कुछ ऐसे लोग हैं जो गोल्डन कार्ड के मुस्तहिक है, लेकिन उनके पास नहीं है। ये चैलेंजेस रहेंगे। आप इसको मिनिमाइज करें, विद टाइम इट विल मिनिमाइज। जैसे कि सरकार, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो सब्सिडी ले रहे थे गैस की, उनको रिसेंटली एसएमएस आए कि आप क्योंकि टैक्स पेयर है, सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो सरकार जितना जितना ऑटोमेट होगी चीज़ें, जितना आपके पैन कार्ड, आपके सब चीज़ें, टैक्स अथॉरिटीज़, आपके बैंक अकाउंट्स, ये सब लिंक हो रहे हैं, आपका आधार कार्ड, साथ साथ में गवर्नमेंट को समझ आ रहा है कि रेवेन्यू लीकेजेस कहाँ से हो रही है, और ये जो रेवेन्यू सेविंग होगी लीकेजेस की, यही आप ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस पे स्पेंड कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ द स्पान ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एंड नंबर ऑफ पीपल, ये चैलेंजेस रहेंगे, बट हाँ, मिनिमाइज होते रहेंगे। डॉक्टर एजाज अयूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। सामाईन, इसके साथ ही आज के खुसूसी प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आप अपना फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुझे अपने साथी न्यूज एडिटर्स इशफाक शाह, कौशिकी कश्यप और रिकॉर्डिंग मुआविन आसिफ बशीर के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।